So we'll go ahead to the last topic of this chapter. हमने लास्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में we have seen different combinations of cells. If you remember, एक था series combination और एक था parallel combination. And I have derived the related equations for both of these types. अभी हमारा last topic है types of cells. Types of cells. तो जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज एक है पैरेलल. लेकिन जब तुम सेल बोलते हो तो सेल इटसेल्फ इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो इस रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल है दैट इज ड्राई सेल विच इज नॉन रिचार्जेबल. मतलब एक बार यूज हो गया तो यू हैव टू थ्रो इट, यू कैन नॉट रिचार्ज अगेन. दूसरा होता है इफ यू नो लीड एसिड सेल जो आपके बैटरीज इन्वर्टर के बैटरीज में होता है विच इज रिचार्जेबल, जिसमें आप लोगों को टाइम टू टाइम एसिड फिल करते रहना पड़ता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. ये जो सेल होता है कौन सा, नॉन रिचार्जेबल विच इज ऑल्सो ड्राई सेल, इसका नाम है प्राइमरी सेल. एंड वो जो लीड एसिड सेल है वो है सेकेंडरी सेल. सो सेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अभी भी बड़बड़ की आवाज आ ही रही है. Unfortunately for you and fortunately for me, my ears are a little more sensitive to unnecessary signal which is noise that you generate. So cells can be classified into two types, primary and secondary. तो प्राइमरी जो सेल्स होते हैं दे आर नॉन रिचार्जेबल. नॉन रिचार्जेबल तो यू कैन नॉट रिचार्ज देम. एक बार यूज हो गया तो इट इज टू बी थ्रोन अवे. और ये जो होता है ये होता है रिचार्जेबल. यू कैन रिचार्ज एंड रीयूज. ऑफ कोर्स क्योंकि ये नॉन रिचार्जेबल है तो इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. अभी आजकल प्राइमरी मतलब ड्राई सेल्स भी रिचार्जेबल फॉर्म में आते हैं, लेकिन रिमेंबर उनका नंबर ऑफ टाइम्स रिचार्ज जितना तुम कर सकते हो दैट इज लिमिटेड. और यहाँ पे दे कैन बी रीयूज्ड. अब ऑल्सो रिमेंबर जो सेल नॉन रिचार्जेबल है वो नॉन रिचार्जेबल इसके लिए है क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस है दे आर इरिवर्सिबल. रिमेंबर किसी भी सेल में जो एनर्जी जनरेट होता है, बिकॉज सेल या फिर बैटरी ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. किसको, चार्जेस को, टू ओवरकम रेजिस्टेंस. मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताया था कल और परसों भी कि एक सॉलिड में मेटल्स में यू हैव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब जब तुम सेल लगाते हो तो तुम उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो और इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ड्रिफ्ट होते हैं. और जब ये ड्रिफ्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है किसके साथ, आयॉन्स के साथ. किसके साथ, आयॉन्स के साथ. हेंस इलेक्ट्रॉन्स फेस रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है, सेल. अब सेल एनर्जी सप्लाई कैसे करता है, तो सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच जनरेट्स एनर्जी. एंड सिंस प्राइमरी सेल इज नॉन रिचार्जेबल, इसका मतलब इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं दे आर इरिवर्सिबल. मतलब एक बार रिएक्शन हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता. और यहाँ पे सेकेंडरी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, एनर्जी जनरेट हुआ, फिर उसका रिवर्स रिएक्शन हुआ, फिर एनर्जी जनरेट हुआ, फिर वापस से रिएक्शन हुआ, एनर्जी जनरेट हुआ. तो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ सेल्स, इसमें केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है. तो केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. पक्का, गुड, श्योर, 100%. देन इसके बाद अभी यही आपको नोट्स में ना ऐसा पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है. दिस इज बेटर वे ऑफ रिमेम्बरिंग. तो थोड़ा ध्यान दो. ये जो प्राइमरी सेल होते हैं ये लो कॉस्ट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू सी दिस सेल,
क्या ये 15-20 रुपए का होगा एट द मोस्ट, राइट। एंड जो दूसरा सेल होता है वो सेकेंडरी सेल जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, सो दे आर चीप, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर एक्सपेंसिव। उसके बाद डेफिनेटली ये जो प्राइमरी सेल्स होते हैं दे कैन बी यूज ओनली फॉर लो वोल्टेजेस, 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, एट द मोस्ट 100 वोल्ट, और वहां पे दे कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेजेस, सो दे कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड low voltages and they can be used for high voltages, पक्का। then examples यहाँ पे है, मोस्टली ये ड्राई सेल्स होते हैं। ड्राई सेल मतलब इसमें कोई लिक्विड तुमको मिलेगा नहीं, तो ड्राई सेल, अल्कलाइन सेल्स। और यहाँ पे ये जो सेल होते हैं ना, दीज आर लाइक लिक्विड वाले होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीड एसिड, फॉर एग्जांपल फ्यूल सेल। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो ये ड्राई सेल मतलब फॉर एग्जांपल अल्कलाइन, जगह नहीं है छोड़ो, तुमको याद रहेगा, अल्कलाइन सेल। दिस इज एग्जांपल लीड एसिड, लीड एसिड सेल। अभी मैं तुमको इनका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इसका खासकर तो जब नया नया ईवी व्हीकल लॉन्च हुए थे ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, वी स्टार्टेड ऑफ बाय 2 व्हीलर्स, ईवी, 4 व्हीलर तो बहुत बाद में आए। तो शुरू में जो ईवी व्हीकल में बैटरी यूज होता था वो ये था, ये लीड एसिड, और वही बैटरी है जो आपके घर में भी यूज करते हो फॉर इन्वर्टर, सेम टेक्नोलॉजी, लीड एसिड। तो लीड एसिड पहले यूज होता था, आजकल आपको लिथियम आयन मिलेगा, तो दैट इज अगेन अ ड्राई टाइप ऑफ बैटरी, बिकॉज उसमें तुम पानी वानी नहीं डालते हो। लीड एसिड के साथ प्रॉब्लम ये है कि तुमको टाइम टू टाइम यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, वैसे बोलते हैं वाटर, वो वाटर नहीं होता है, वो एसिड होता है। लेकिन अब हम लोग तो घर का नल का पानी डाल देते हैं उसमें, आते होंगे घर में सर्विसिंग वाले, देखते होंगे तुम, वो टैप से पानी भरा और डाल दिया, तो वो भी चलता है, क्योंकि उसके अंदर वो अपना एसिड बन जाता है। एक्चुअली यू शुड बी पुटिंग एसिड, बट देन if you put general tap water, corporation water, तो it will become acid itself inside it। और एक होता है इसमें फ्यूल सेल। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, खासकर अगर किसी को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो यू शुड नो व्हाट इज अ फ्यूल सेल। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे तो थोड़ा अभी चल रहा है R&D, लेकिन इन सम कंट्रीज यू हैव अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल बोलते हैं उसको। उसमें हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इसलिए उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। और उसका जो एग्जॉस्ट होता है, पता है एग्जॉस्ट साइलेंसर तो इंजन को साइलेंस करता है ना, साइलेंसर के साथ एक पाइप लगा होता है विच इज एग्जॉस्ट, जहाँ से धुआं निकलता है, विच इज बेसिकली पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वो जो एग्जॉस्ट है वहाँ से प्योर वाटर निकलता है, यू कैन इवन ड्रिंक, इट इज मोर प्योर देन व्हाट नॉर्मली यू गेट इन योर हाउस। तो वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गुड। से प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन इज हाईली एक्सपेंसिव कर दो, हाइड्रोजन कैचेस फायर वेरी सून, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। ठीक है, एनीवेज, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। Now let us move to the last topic of this chapter, which is work done by an electric current। ये एक्चुअली आपको दूसरा तीसरा टॉपिक ही था, लेकिन इट वॉज टू अर्ली टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, इसलिए अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो। ओके, तो बहुत सिंपल, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट या फिर वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये सेम ही चीज है दोनों के दोनों।
और नोट्स को मत फॉलो करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो. आई विल ऑल्सो राइट डाउन लिटिल बिट स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन यूज इट फॉर योर नोट्स. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आज भी बताया, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो, तो करंट तो कंडक्टर में से ही होता है. तो ये है कंडक्टर, और कंडक्टर सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये है सॉलिड स्टेट में कंडक्टर, एंड दीज आर द पॉजिटिव आयॉन्स, और देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अब तक तो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक सेल या बैटरी लगाया नहीं. अभी हम लोग यहाँ पे सेल या बैटरी कनेक्ट कर लेंगे. वी विल कनेक्ट अ सेल और अ बैटरी हियर. तो विल कनेक्ट अ सेल और अ बैटरी. तो यहाँ पे हमने एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर लिया. जैसे ही आप सेल या बैटरी कनेक्ट करते हो, इफ यू रिमेंबर, मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज है V. तो इस कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव. So there is an electric field from positive to negative inside the material. Positive से negative, and the electrons start drifting against the direction of field. अब जब electrons drift होते हैं तो they undergo collisions with the ions, which leads to resistance. So when a cell or a battery is applied across the terminals of a conductor, when a battery or a cell is connected across the ends of a conductor, the electrons start drifting against the direction of electric field. हाँ, ऑफ कोर्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो अज्यूम्ड है, अभी मैंने लिखा नहीं. When a battery or cell is connected across the ends of a conductor, it generates an electric field inside the conductor, which means the electron starts drifting in the direction of electric field. While doing so, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे तो क्या हुआ? They undergo collisions with ions. Which leads to resistance. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, एनर्जी लगेगा. वो कौन देता है? बैटरी. हेंस वर्क नीड्स टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस. to overcome this resistance. एंड अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ये जो वर्क डन है, जो एनर्जी है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल या बैटरी. और सेल का वोल्टेज कितना है? V. अब एक इक्वेशन तुमको लगने वाला है जो तुम डिराइव 12th में करोगे, लेकिन अभी पता होना चाहिए. ये जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, इट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज इज द चार्ज विच इज मूविंग, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू आर अप्लाइंग अक्रॉस द एंड्स. तो ये सिर्फ अभी याद रख लो, क्योंकि ये 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव होगा. तो अभी याद रखना, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज कौन सा चार्ज? जो मूव हो रहा है. तो Q इंटू वी. बट इफ यू रिमेंबर, क्योंकि मैंने सेल लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. पक्का. तो इफ यू रिमेंबर,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? याद है क्या? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या आ गया? करंट इनटू टाइम। देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको मिल गया वर्क इक्वल टू Q इंटू वी, बट व्हाट इज Q? IT। अब याद कैसे रखना, इस V को पहले लिख लो, लिख लिया। Q क्या है? Q IT। Q क्या है? Q IT। वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यू नो देयर इज अ वेरी फेमस कॉलेज इन पुणे, इंजीनियरिंग कॉलेज, VIT। तो अभी इसके बाद से भूलोगे ही नहीं। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन by electric current is VIT, VIT, VIT। अभी भूलना नहीं इसको, पक्का पक्का। Now you also need to remember work is energy which can neither be created। तो ये जो वर्क डन हुआ टू टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ये गया कहाँ पे? बिकॉज इट इज एनर्जी विच कैन नेदर बी क्रिएटेड। तो ये गया कहाँ पे? तो जब ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है आयंस के साथ, तो जब कोलिजन होता है तो क्या जनरेट होता है? हीट। तो ये वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड टू हीट। सो दिस वर्क डन अपीयर्स एज हीट, दिस वर्क डन अपीयर्स एज हीट बोल दो, या गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। इसके लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो, देयरफॉर हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर या फिर रजिस्टर इज हीट इक्वल टू वर्क एंड वर्क इक्वल टू VIT। तो वर्क डन का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और हीट का, तीनों का इक्वेशन सेम बनता है। और इसको अभी याद रखना, क्योंकि 12th में 2 जगह पे तुमको ये कॉन्सेप्ट वापस लगने वाला है 12th में। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस हियर। तो ये V की जगह पे अगर मैं IR लिखता हूं तो IRIT मतलब I²RT, I²RT। तो ये और एक इक्वेशन है फॉर हीट जनरेटेड। ऑल्सो यहीं से बताओ I मतलब कौन? V/R, तो V²/R², उसमें से एक R कैंसल। ऑल्सो I इक्वल टू V/R, therefore you have H इक्वल टू V²/R², RT एक R कैंसल, तो H इक्वल टू V²/R इंटू T। तो ये तीनों इक्वेशन बन गए तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के या फिर हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। मैं वापस यहाँ तक एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूरा फिजिक्स ही सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट रियली। सिर्फ तुमको अगेन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 10th से जब तुम 11 में आते हो ना, पहला काम तुमने बंद करना चाहिए, दैट इज रट्टाफिकेशन। मेमोराइज करना बंद कर दो, क्योंकि आदत थी ना, पढ़ के आओ फिर ओरल होगा, फिर याद नहीं होगा तो छड़ी पड़ेगी, फिर वापस से याद करके आओ। मतलब ठीक है, काइंड ऑफ जस्ट टू से, कोई मारता नहीं है वैसे, अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है लीगली। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, read the concept, understand the concept and explain in simple English language, क्योंकि unfortunately science has to be done in English here। तो बस उसको क्या बताना है, सिंपल सी बात है। जब हमने बैटरी कनेक्ट किया है, सेल कनेक्ट किया, तो उस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। सो व्हेन a cell or a battery is connected across the terminals of a conductor, electric field is generated inside the conductor and the electrons start moving against the direction of electric field। When electrons are moving, while doing so they undergo collision with the ions, which leads to resistance। To overcome this resistance, work needs to be done, and which is given by Q into V, but Q is IT, so work done is VIT, but V is IR, so you have I²RT, but I is V/R, so you have V²/RT। बन गया फॉर्मूला, हो गया यहाँ तक। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, पक्का पक्का। अब हम डिफाइन करेंगे पावर। यू नो हाउ डू यू डिफाइन पावर? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। अब इसका भी मतलब बहुत सिंपल है, द रेट एट विच वर्क इज डन मतलब देखो वर्क डन तो हो ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है तो वर्क डन तो होगा। हर सेकेंड में कितना वर्क हुआ उसको बोलते हो पावर। द रेट एट विच वर्क डन इज पावर, द रेट एट विच
वर्क इज डन इज पावर। और बाय द वे ये जो वर्क डन या हीट है, इसके मैंने ना तुमको डायमेंशंस पता है ना तुमको ऐसा यूनिट पता है, क्योंकि वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स, और एनर्जी है तो m1L2 T-2, तो इट इज इम्प्लिसिट कि आपको पता होगा अब। सो द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड एज पावर। सो देयरफॉर पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और इसका ऐसा यूनिट बता देता हूं, व्हाट इज वर्क, जूल, टाइम सेकेंड, इसी को बोलते हो वैट। क्या बोलते हैं, वैट। दिस इज नोन एज वैट। और डायमेंशंस फाइंड करें, डायमेंशंस ऑफ पावर भी निकाल सकते हो तुम, इट इज टू सिंपल। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क, m1L2 T-2, और नीचे भी टाइम ऊपर आएगा तो T-3। these are dimensions of power। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, ओके, श्योर ना। अब इस पावर के इक्वेशन से जो तुमने वर्क अपॉन टाइम लिखा है, यहां से हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बनाते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क इज एनर्जी, हाँ कि ना, वर्क इज एनर्जी। तो ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड है ना, वो वर्क है, वर्क इज एनर्जी। तो मुझे बताओ यहाँ से वर्क क्या आएगा, पावर इनटू टाइम, सही बात है, पावर इनटू टाइम, गुड। पावर को तुमने किसमें मेजर किया, वैट, और टाइम को किसमें किया, सेकेंड, तो वैट सेकेंड। ऑफ कोर्स इट इज जूल, वो तो है ही, जूल पर सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसल, लेकिन जानबूझ के इसको वैट सेकेंड लिख रहा है, उसका रीजन है, इट इज जूल, क्योंकि इट इज एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड इज वर्क, तो वैट क्या होगा, जूल पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल, तो क्या बचेगा, जूल। वो सही है, लेकिन हम एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं जिसको तुम बोलते हो एनर्जी कंज्यूम। आपको पता है आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो डिपेंड करता है तुमने कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, होता है ना, 100 यूनिट किया तो इतना, 50 यूनिट किया तो उतना, बराबर। रेसिडेंशियल का वैसे इफ आई एम करेक्ट 8.75 पर यूनिट ऐसा कॉस्ट है, 8.75 रुपीज पर यूनिट, मुझे याद नहीं, अभी चेंज हुआ तो पता नहीं। घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उठा के देखो, उसके पीछे लिखा होता है कि तुम 0 से 100 यूनिट यूज करोगे तो पर यूनिट का इतना कॉस्ट है। फिर उसका फिक्स चार्जेस भी होते हैं कुछ। एनीवेज, वो जो तुम बोलते हो ना इलेक्ट्रिकल यूनिट, मैंने 100 यूनिट यूज कर लिए, मतलब क्या, तो वो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। तो यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल यूनिट मतलब पावर इनटू टाइम, और पावर क्या है, वैट इनटू सेकेंड, वैट सेकेंड। अब हम लोग जब इलेक्ट्रिकल यूनिट की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल यूनिट इज अगेन एनर्जी कंज्यूम्ड, लेकिन उस केस में वैट सेकेंड नहीं, वैट सेकेंड नहीं, उसमें होता है वो किलोवाट आवर। क्या होता है वो, किलोवाट आवर। सिर्फ वैट को किस में लिखते हो, किलोवाट में, और सेकेंड को किस में कन्वर्ट करते हो, आर। दिस इज योर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर तुम्हारे घर में फॉर एग्जांपल तुमने 75 यूनिट्स यूज किया, मतलब दे आर टेलिंग यू यू हैव यूज्ड 75 किलोवाट आवर। पक्का, श्योर, गुड। तो व्हाट इज पावर, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पक्का, रेट एट विच वर्क इज डन, वर्क अपॉन टाइम। तो जूल पर सेकेंड, उसको क्या बोल दिया, वैट। डायमेंशंस क्या आ गए, m1L2 T-3। अब यहीं से वर्क का इक्वेशन क्या बन जाएगा, पावर इनटू टाइम। इस वर्क को क्या बोल दिया, एनर्जी कंज्यूम। व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम, पावर इनटू टाइम। व्हाट इज पावर, वैट, टाइम इज सेकेंड। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिकल यूनिट डिफाइन करना है जो है एनर्जी कंज्यूम, हम जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका यूनिट डिफाइन करना, तो वो कैसे होता है, किलोवाट आर। सिर्फ वैट के यहाँ पे किस में लिखते हो, किलोवाट में, और सेकंड को किस में कन्वर्ट करते हो, आर में। तो है तो वही ना, पावर इनटू टाइम ही हो। पक्का पक्का, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पे हमको। Is that clear? Sure. So that is the end of theory part of your chapter. So we'll go ahead with remaining questions now. So we'll go ahead with example 11.4. An electric heater takes 6 ampere current from a 230 volt supply line. Calculate the power of the heater and electrical energy consumed by it in 5 hours. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या बोला है,
इलेक्ट्रिक हीटर टेक 6 एम्पियर करंट, तो करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 230 वोल्ट। आपको पूछा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ ऐसा आपसे पूछा है। तो आपको दो चीज पूछी है, क्या पूछा है? पहला पावर, दूसरा क्या पूछा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी कंज्यूम्ड। सिंपल सिंपल। तो who will tell me the formula for power? पावर 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 वर्क अपॉन टाइम, सही बात है, वर्क अपॉन टाइम बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्हाट वाज वर्क डन? VIT, तो इट इज VIT बाय T, मतलब कितना? V into I। What will be energy consumed? Power into time, power into time, simple simple। तो solution is also simple simple। पावर इज V into I, V की वैल्यू कितनी है? 230, करंट कितना है? 6। व्हाट इज 23 6 जा? व्हाट इज 23 5 जा? 23 5 जा 115, 115 में 23 ऐड कर लो, 148 कितना? 148 कि 138? हाँ 138, तो 1380 वैट। इसको किलोवाट में लिख दो। किलोवाट में कैसे लिखते हो? 1.380 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3, और जो 10⁻3 वैट है वो बन जाएगा किलोवाट। तो जो है 1.380 किलोवाट, ये हो गया पावर। अभी क्या पूछा था आपको? और एनर्जी कंज्यूम्ड, व्हिच इज पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इज पावर इनटू टाइम। और एनर्जी कंज्यूम जिसको तुम इलेक्ट्रिकल यूनिट भी बोलते हो, उस केस में पावर किस में चाहिए? किलोवाट में। है क्या किलोवाट में? यस। और टाइम किस में चाहिए? आर में। है क्या आर में? यस। 1.38 इंटू 5 करना है ना आपको। तो एक काम करो, कैसे करोगे सॉल्व बताओ तो इसको। इट्स सिंपल थिंग। अरे इट इज टू सिंपल। 1.38 इंटू 5 6 पॉइंट, हाँ 6.9, तो 6.9 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। 138 इंटू 5 कितना होता है? 138 का आधा, वो कितना होता है? कितना होता है? 69 होता है। तो 1.38 इंटू 5 क्या होगा? 6.9 होगा। डन, 6.9 इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 11.8। A network of resistors is connected to a 15 वोल्ट बैटरी। तो ये देखो यहाँ पे कुछ रजिस्टर है, इसका एक नेटवर्क है जो 15 वोल्ट की बैटरी को तुमने कनेक्ट कर दिया with internal resistance 1 ohm as shown in the circuit diagram. Calculate the equivalent resistance, current in each resistor, voltage drop across AB, BC and CD, मतलब DC। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा है what is the equivalent resistance, the current in each resistor और potential drop across AB, BC and DC। एक काम करते हैं, जो रजिस्टर है ना, इसको R1 नाम देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R3 बोल देता हूँ, इसको R4 बोल देता हूँ, इसको R5 बोल देते हैं। बाकी जो गिवन पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू डायग्राम में ही है। R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 is 1, R4 is 6, R5 is 6, small r is 1 ohm and EMF is 15 वोल्ट। वो तो भी तुमको पता ही है। फाइंड क्या क्या करना है वो देखो। आपको पहले केस में क्या फाइंड करना था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। दूसरे केस में क्या फाइंड करने के लिए बोला है? करंट इन ईच रजिस्टर, करंट की वैल्यू।
फिर क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, इन दो पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी सी एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डी या फिर डी सी, एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में, ये दोनों, ये पैरेलल और ये तीनों मिला के सीरीज। तो पहला काम होता है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, किसमें है, आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको मैं बोल दूंगा RP1। क्या बोल दूंगा, RP1। हाउ डू यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन उससे भी एक बेटर टेक्निक बताता हूं, मैंने बताया था आपको, अगर n रेजिस्टर्स of the same value R, if they are connected in parallel, तो डायरेक्टली R by n, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 4 और टोटल कितने हैं 2, तो 4 by 2 डायरेक्ट। अगर 10 रजिस्टर हो, 10 10 ईच ऑफ वैल्यू 100 ओहम, कितना 100 ओहम, तो क्या आएगा 100 by 10 मतलब कितना 10। तो याद रखना डायरेक्टली सॉल्व होता है। तुमको अगर R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 करना है तो भी तुमको आंसर यही मिलने वाला है 2, करके देख लो करके। इफ यू वांट टू डू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लो। व्हाट इज R1 इंटू R2 16, व्हाट इज R1 प्लस R2 8, तो कितना आया 2, डायरेक्टली किया तो ज्यादा अच्छा है। सिमिलरली R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं बोलता हूं RP2 इक्वल टू R4 R5 अपॉन R4 प्लस R5। कितना आएगा ये, हाँ 3, 6 इंटू 6 36 अपॉन 6 प्लस 6 12, तो कितना आ गया 3 ओहम। अब ये जो RP1 और ये जो RP2 और ये R3 और ये स्मॉल r, दे आर ऑल इन सीरीज, किसमें है वो, सीरीज में। तो नाउ RP1 R3 RP2 एंड स्मॉल r आर इन सीरीज। जिनको नहीं समझ में आया क्यों सीरीज में, तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहाँ पे जो 2 रजिस्टर थे उसको कंबाइन करके सिंगल बना दिया, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया, सिंगल। क्या नाम दे दिया, RP1। यहाँ पे कौन था, R3, और यहाँ पे 2 थे, कंबाइन करके क्या कर दिया, RP2। क्या कर दिया, RP2। यहाँ पे बैटरी था जिसका EMF कितना है 15 वोल्ट, और ये क्या है स्मॉल r, तो ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, RP1 प्लस R3 प्लस RP2 प्लस स्मॉल r। What is RP1? 2. What is R3? R3 1. What is RP2? And small r 1. 3 3 6 and 1 7, तो कितना हो गया 7 ओहम। ठीक, हाँ उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने स्मॉल r को कंसीडर नहीं किया है, तो उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ द सर्किट। चलो ठीक है, ऑफ द सर्किट निकाल लेते हैं, स्मॉल r को मत लो, जस्ट टू मैच द टेक्स्ट बुक आंसर्स। ठीक है 6 ओहम। लेकिन रिमेंबर करंट फाइंड करते वक्त स्मॉल r को लेना ही पड़ेगा, स्मॉल r नहीं लिए तो गए। अभी ये हो गया पहला केस खत्म। तुमको क्या चाहिए अब, करंट। क्या चाहिए, करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ लगा दो ना, V इक्वल्स टू IR। ये जो R होता है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ऑफ द सर्किट। तो व्हाट इज I, V by R इफेक्टिव। V by R इफेक्टिव, अभी R इफेक्टिव मतलब तुमने क्या किया है, तुमने अभी इन तीनों को कंबाइन करके क्या नाम दे दिया है, R इक्विवेलेंट दिया कि नहीं। और ये R इक्विवेलेंट और ये स्मॉल r किसमें आएगा, सीरीज में। तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल r। व्हाट इज वोल्टेज 15, हाउ मच इज दिस 6 एंड प्लस 1, तो 15 by 7, तो 2 पॉइंट समथिंग। क्या है आंसर,
टू टू आ ही नहीं सकता। हाँ 14 लिए तो और एक करेक्शन है, तो देर आर करेक्शंस और करेक्शंस और करेक्शंस। तो ये 14 वोल्ट कर लो फिर अब। अब वो क्वेश्चन है ही मिस प्रिंटेड, तो कुछ नहीं कर सकते। तो 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, तो सारा क्वेश्चन चेंज करके इधर 14 लिखना पड़ेगा अब। एनीवेज, voltage drop across AB, BC and DC. Now do you remember voltage drop निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओम्स लॉ यूज कर लेना। क्या यूज कर लेना? ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR। अभी क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में है तो करंट सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ, आई नो दिस इज 14, यस दिस इज 14, आई नो दिस इज 14, गुड। तो ये सब सीरीज में तो करंट सेम होगा या नहीं होगा? होगा। तो सब में करंट सेम है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? देखो ये पॉइंट ए था कि नहीं? ये पॉइंट बी था कि नहीं? ये पॉइंट सी था कि नहीं? ये पॉइंट डी था, हाँ। तो ए और बी में रेजिस्टेंस कितना है? RP1। उसकी वैल्यू तुमने क्या फाइंड की? 2। तो फिर ये आ जाएगा करंट इंटू 2। व्हाट इज करंट का वैल्यू? करंट करंट मैंने वोल्ट लिख दिया इधर, एम्पियर होगा ना ये। हाँ, तो व्हाट इज करंट का वैल्यू? कितना? 2। व्हाट इज रेजिस्टेंस? 2। पक्का ना? अरे RP1, RP1 कितना निकाला तुमने? 2। करंट कितना निकाला तुमने? 2। 2 इंटू 2 4, तो 4 वोल्ट। कितना? 4 वोल्ट। नंबर 4, BBC, इट इज IRBC। RBC मतलब R3। R3 कितना है? 1, तो कितना हो गया ये? 2 वोल्ट। फिफ्थ, VDC, VDC, IRDC, RDC मतलब RP2 कितना है? 3, तो कितना हो गया? 6 वोल्ट। 4 वोल्ट, 2 वोल्ट और 6 वोल्ट, राइट? तो कितना आ गया? 12 वोल्ट। तो तुम्हारा एडिशन मैच नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल r के अक्रॉस ड्रॉप है वो भी 2 वोल्ट है। तो अभी 2 और बचा हुआ 12, कितना हो गया? 14। डन, खत्म क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर का हमारा एक क्वेश्चन रह गया जो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लेना चाहिए हमको, पक्का पक्का लेना चाहिए, वो तो लेंगे ही, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये वाला, यस, क्वेश्चन नंबर 11। A current 4 ampere flows through an automobile headlight। ऑटोमोबाइल का जो हेडलाइट है उसको चलाना है तो करंट पास करना पड़ेगा उसमें से। तो कितना करंट पास किया? 4 एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन टाइम 2 आवर्स? तो करंट 4 एम्पियर का है और टाइम 2 आवर्स का है। आपको पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं आपसे, कैपिटल N। अब देखो क्या होता है ना, यू जस्ट हैव टू नो बेसिक फॉर्मूला, अपने आप बन जाएगा। देखो तुमको क्या दिया हुआ है? करंट। क्या दिया हुआ है? टाइम। पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू नो डेफिनेशन ऑफ करंट? चार्ज अपॉन टाइम। तो इट इज बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता तो चार्ज क्या लिखते? E। 2 होते तो 2E, N होते तो Ne by T। तो therefore you have I equal to Ne by T। So therefore N equal to IT by E। IT by E, I is basically 4, sorry I is 4 एम्पियर, टाइम इज 2 आवर्स। 2 आवर्स नहीं चलेगा, सेकंड लेना पड़ेगा। हर आवर में कितने मिनट्स और हर मिनट में कितने सेकंड? 60। बराबर। मैंने गलत लिखा है मुझे पता है, क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में है कि नहीं? हाँ, गलत बोल रहे हो। N इज IT by E बराबर है 4 इंटू टी, सही है। व्हाट इज चार्ज? 1.6 मतलब 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 20। 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 मतलब 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 20। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? इज दैट 8 वन जा एंड 2 जा, तो 1 जा एंड कितना? 30 जा, सही है कि नहीं? श्योर श्योर? 100%?
3 इंटू 6 18, इसके 2 जीरो और एक -20 तो 10⁻22 होगा ना। क्या आंसर है देखो। हाँ तो 1.8 लगा दिया तो इधर 10⁻23 हो गया। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एक आधा क्वेश्चन बाकी होगा तो वो अभी आपको होमवर्क है।